अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेब नकवी यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं HTML क्रैश कोर्स 2023। आज हमारी थर्ड क्लास है और हमारी क्लास का टॉपिक है टेक्स्ट, हेडिंग एंड इमेज। आज हम देखेंगे टेक्स्ट को या इमेज को या हेडिंग्स को हम HTML के अंदर किस तरीके से लगा सकते हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हम चले जाते हैं अपने नोट पैड में, जहाँ पे हमने कल ये सब कुछ छोड़ा था। तो अब ये आपको सारा पता होगा कि हमने अगर कोई टेक्स्ट लगाना है, कोई इमेज लगानी है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के सेक्शन में आएंगी, इस हिस्से में आएंगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेक्स्ट को, पैराग्राफ को। अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं। जैसा कि पैराग्राफ भी पी से ही शुरू होता है, तो आप यहीं से याद रख लें, पी से पैराग्राफ शुरू होगा और इसी से क्लोज होगा। अब ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी कि कोई भी जो हमारे पास एलिमेंट है वो किस तरीके से ओपन होगा और किस तरीके से क्लोज होगा। पी के एलिमेंट को मैंने ओपन किया और पी के एलिमेंट को ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इन दोनों को मैंने क्लोज कर दिया। जो अब हमने पैराग्राफ लिखना है ना, वो जहाँ से ये ओपन हो रहा है और जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, इन दोनों के दरमियान में मैंने अपना पैराग्राफ लिखना है। अभी यहाँ पे कोई पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये एक लोरम इप्सम की एक वेबसाइट है, आप इसके ऊपर आएंगे। अगर आपने कोई डमी कंटेंट लेना है तो इसके ऊपर कोई कॉपीराइट वगैरह कुछ भी नहीं होता। मैं यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए। और दोबारा से नोटपैड में आ जाता हूँ। यहाँ पे आके मैं ये जो पी के दरमियान वाली जगह है, इस जगह आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखें कि जब मैंने पैराग्राफ पेस्ट किया तो ये एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा एंटर करके ना इसको अलाइन कर लेता हूँ ताकि हमें ये सही सारी चीज़ें नज़र आएँ। अच्छा, अब ये देखें, अब इसको हम ब्राउज़र में देखते हैं कंट्रोल एस करके कि ब्राउज़र में हमारे पास ये पैराग्राफ किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो अगर इसको ब्राउज़र में आपने लोड करना है तो आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना है। जो आपने फ़ोल्डर बनाया था HTML के नेम का, आपने उस फोल्डर में जाना है। ये HTML फ़ोल्डर के नाम से होगा मेरे पास, कल मैंने यही सेव किया था। HTML फ़ोल्डर ये है, और यहाँ जो आपने इंडेक्स फाइल बनाई थी उसी को आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अब ये देखें, वो वाला पैराग्राफ जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही वाला आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन आपने लाजमी एक चीज़ नोट की होगी कि इधर तो हमारे पास हमने एंटर किया और इसको सीधा कर लिए। पहले तो ये सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में आ रहा था, बट हमने यहाँ से लाइन ब्रेक कर ली एंटर करके। बट यहाँ पे हमारे पास वो सेम उसी लाइन में शो हो रहा है, यहाँ से लाइन कोई ब्रेक नहीं हो रही। तो इसकी वजह ये है कि जब भी हमने HTML में कोई लाइन ब्रेक करनी होगी, हमें खुद मैनुअल करनी पड़ेगी। तो मैनुअल किस तरीके से होगी, हम अगर CSS जब यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, इसके नेक्स्ट फ़ौरन बाद से टॉपिक जो हमारा कोर्स आएगा वो CSS का आएगा, तो उसमें तो हम पैडिंग और मार्जिन से करते हैं। लेकिन अगर हमने HTML के अंदर डायरेक्ट ही किसी टैग के थ्रू करनी है लाइन ब्रेक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे ये टाइप सेटिंग लिखा हुआ है इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए और फिर ये इंडस्ट्री वाला हिस्सा दूसरी लाइन से शुरू हो, तो इसके आगे मैं BR का टैग लगा दूंगा। ये भी आपके कोर्स का हिस्सा ही है। चलो इसी चीज़ में कवर हो गया, सॉरी, ये मैं स्मॉल लेटर में लिख दूँ जी। तो अब जब जैसे मैं ये BR का टैग लगाऊंगा, इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ कि ये टाइप सेटिंग के बाद यहाँ से लाइन ब्रेक होगी या नहीं। इसको अब मैं फ्रेश करता हूँ तो ये देखें, टाइप सेटिंग के बाद वो वाली लाइन ब्रेक हो गई। अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड के बाद यहाँ से लाइन चेंज हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो मैं दोबारा से अपने नोट पैड में आता हूँ और वही BR का टैग मैं स्टैंडर्ड के बाद लगा देता हूँ। ये स्टैंडर्ड के बाद BR का टैग लगा दिया और कंट्रोल S करता हूँ, इसको रिलोड करूँगा तो ये स्टैंडर्ड के बाद भी यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसी तरीके से अब जहाँ जहाँ से आपने लाइन ब्रेक करनी है, BR का टैग उसके बाद लगाते जाएं और वो लाइन ब्रेक होती जाएगी। ये मैं कंट्रोल S करता हूँ और इसको अब व्यू करते हैं कि क्या वाकई हमारी शेप में कुछ आ गया, टेक्सचर नहीं आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी हमने ये BR का टैग किस तरीके से यूज़ किया, और हमने कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो वो किस तरीके से लिखेंगे, और उस पैराग्राफ को अगर हमने कहीं से ब्रेक करना है, नेक्स्ट लाइन शुरू करनी है, तो हम BR का टैग उसमें किस तरीके से यूज़ करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो हम BR का टैग यूज़ कर रहे हैं ये कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस है नहीं।
हम इससे बेहतर चीज़ें यूज़ करते हैं, बट अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि पैडिंग और मार्जिन को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा। अभी आप अपना काम चलाने के लिए इस BR के टैग को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लाइन ब्रेक करनी होगी। तो उम्मीद है कि अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि P का जो एलिमेंट है उसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है, पैराग्राफ किस तरीके से लगाना है। अच्छा, इसके बाद अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, हेडिंग्स। हमने HTML के अंदर हेडिंग किस तरीके से लगानी है। अगर आप ये P के टेक्स्ट को देखें तो ये हमारे पास ब्राउज़र में भी बिल्कुल स्मॉल नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हमें कोई हेडिंग चाहिए तो हम H के टैग्स यूज़ करते हैं। कभी भी आपने अकेला H के टैग यूज़ नहीं करना। आपके पास 6 तरह के टैग होते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। सबसे जो मोटी और बड़ी हेडिंग होती है, जो सबसे बोल्ड हेडिंग होती है और साइज़ भी ज़्यादा होता है, वो H1 की होती है। उससे छोटी H2 की होती है, फिर H3 की हेडिंग होती है, फिर H4 की हेडिंग होती है, H5 की और H6 की। तो ये सभी हेडिंग मैं आपके सामने एक बार लिख के दिखाऊंगा। ये सारे ही उसी तरीके से ओपन होंगे और उसी तरीके से ही क्लोज होंगे। अगर H1 से कोई ओपन हो रहा है तो ज़ाहिर बात है H1 से ही क्लोज होगा। मैं यहाँ से अभी कोई टेक्स्ट उठा लेता हूँ हेडिंग के लिए, Ctrl+C और Ctrl+V करता हूँ, और ये Ctrl+S मैंने प्रेस किया तो ये सेव हो गया। अब इसको ब्राउज़र में हम देखते हैं। ये देखें, अब जैसे मैं ब्राउज़र में देख रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये टेक्स्ट बोल्ड भी नज़र आ रहा है, इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये H1 का टेक्स्ट है। तो अभी हम चेक करते हैं H2 के टेक्स्ट को। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और जस्ट H1 की जगह मैं H2 यूज़ कर लूँगा। ये 6 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे H2, यहाँ पे H3, ताकि हम सबको एक ही बार इकट्ठा देख लें। H4, H5, H6, इधर भी सेम कर देते हैं। H6, H5, H4, H3, H2। ठीक है, अब इसको Ctrl+S करके देखते हैं और आप खुद इसके साइज़ में फ़र्क देख लीजिएगा कि हेडिंग्स में क्या क्या फ़र्क है। ये H6 आपको सबसे छोटा नज़र आ रहा है, H1 सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, ये H2 की हेडिंग है, ये H3 की हेडिंग है, ये H4 की हेडिंग है, ये H5 की और ये H6 की। तो अब आपको ये समझ आ गई कि अगर हमने कोई हेडिंग लगानी है या अगर हमने इस तरह की हेडिंग लगानी है तो हम हेडिंग के अंदर H3 का टैग यूज़ करेंगे। उसको ओपन भी H3 से करेंगे और क्लोज़ भी H3 से करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। हमने ये भी देख लिया कि हमने पैराग्राफ किस तरीके से लगाना है, हमने ये भी देख लिया कि हमने हेडिंग किस तरीके से लगानी है HTML के पेज के अंदर। अब तीसरा बहुत अहम टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, आपने इसको अभी से समझना है। इसके अंदर कोई भी इशू आपको आए, आपने यहीं से वीडियो दोबारा देखनी है, फिर समझ नहीं आती फिर दोबारा देखनी है, फिर भी कोई इशू आता है आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इनबॉक्स करना है, तो मैं इंशाल्लाह आपका इशू को क्लियर करूँगा। कहीं पर भी, जस्ट इसमें नहीं, अभी तक आपने जो भी समझा है कहीं पर कोई इशू नहीं आया तो मैं इंशाल्लाह आपको वो उसका सोल्यूशन दूँगा। अब नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो हमारे पास आता है इमेज का टैग। मैंने आपको शुरू में सेकंड क्लास में बताया था कि सारे टैग्स क्लोज नहीं होते। कुछ टैग, अब जैसे ये H6 का टैग है, ये ओपन भी H6 से हुआ है, क्लोज भी H6 से हुआ है। अगर मैं पैराग्राफ का टैग देखता हूँ, ओपन भी P से हुआ है, क्लोज भी P से हुआ है। अगर मैं हेड का टैग देखता हूँ, ओपन भी हेड से हुआ है, क्लोज भी हेड से हुआ है। लेकिन कुछ टैग्स होते हैं जो क्लोज नहीं होते, बस उनको ये फर्स्ट वाली यही चीज़ ही लिखनी पड़ती है। तो अब उसकी एक एग्जांपल है इमेज का टैग। अब इमेज का टैग हम किस तरीके से लगाएंगे, IMG जस्ट, और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, यही इमेज का टैग होगा। लेकिन अब इमेज का टैग तो हमने लगा दिया, इसको हम बताएंगे कैसे कि अच्छा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी वो रिकॉर्डिंग में, तो इमेज के टैग की मैं बात कर रहा था। अब हमारे पास इमेज का टैग आ गया, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इतना ही काफ़ी है। लेकिन इमेज का टैग मैंने लगा दिया, बट हम ब्राउज़र को कैसे बताएंगे कि कौन सी इमेज है। तो अब आपने थोड़ा सा फ़र्क समझना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं एलिमेंट्स, ये इनको टैग्स कहते हैं।
लेकिन इनके अंदर कुछ हम एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कि दरअसल CSS की चीज़ें हैं। अब HTML CSS से जुदा नहीं है और CSS HTML से जुदा नहीं है। तो जस्ट अभी मेरा काम तो है कि आपको HTML डिलीवर करूं, बट यहाँ कुछ चीज़ें ज़रूरी होंगी CSS की भी, तो अगर आपको समझ नहीं भी आती तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत उसका भी नॉलेज हो। तो जब हम CSS करेंगे ये चीज़ें आपकी उस वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब इमेज के अंदर एक मैं एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ SRC का। इससे आपको क्या समझ आ रही है? SRC निकला सोर्स से। अब इस एट्रीब्यूट के ज़रिए, इस खसूसियत के ज़रिए हम इस एलिमेंट को बता रहे हैं कि इसका सोर्स कौन सा है। मतलब अगर मैंने इमेज का टैग तो लगा दिया, बट इमेज का ये जो टैग है ये इमेज का फेच कहाँ से करेगा, किस सोर्स से फेच करेगा। तो SRC मैंने इसलिए लगाया। उसके बाद जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हैं उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद आपने दो तरीके से ये वाले निशान लगा देने हैं, ठीक है। अब ये दो निशान जो मैंने लगाए हैं इसके दरमियान में मैंने डालना है इमेज का लिंक, जो कि मैं इस अपने पेज के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ। अब उसके दो तरीके हैं। इमेज आपके अपने लैपटॉप में भी मौजूद हो सकती हैं, इमेज आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से इमेज लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इमेज लगा लेते हैं ऑनलाइन। मैं यहाँ से वेबसाइट को सर्च कर लूँगा, जो फ्री में हमें वेबसाइट मिलती हैं इमेज, जहाँ से पेक्सल्स है जैसा कि। अब यहाँ पर मैं कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली एक कार की इमेज है, मैं ये लगाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, एक बार इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये इमेज मेरे पास ओपन हो जाएगी। राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरे पास कॉपी इमेज एड्रेस का ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने HTML वाले डॉक्यूमेंट में आऊँगा और ये जो सोर्स है ना, इसके दरमियान ये जो दो कॉलम्स लगे हुए हैं, इन कॉलम्स के दरमियान मैंने आके इस लिंक को पेस्ट कर देना है। लिंक को पेस्ट करने के बाद जब मैं Ctrl+S करूँगा और अपने ब्राउज़र को, HTML का जो ब्राउज़र है उसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो आपको वही वाली इमेज लगी हुई यहाँ दिखाई दे जाएगी, जो कि इमेज का लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद आप दोबारा से देखें मैंने क्या किया, एक इमेज का टैग लगाया, उसको इमेज से ओपन किया, लेकिन उसको क्लोज़ किसी तरीके से नहीं किया। इमेज के ओपन करने के बाद ये आपको, इससे तो ज़ाहिर बात है हर एलिमेंट क्लोज हो रहा था ना। इसके दरमियान में मैंने आके SRC लिखा, मतलब उसको बता रहा हूँ कि आपका सोर्स कौन सा है। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाया, दो कॉलम्स लगाए इस तरह के, और उन कॉलम्स के दरमियान आके मैंने इमेज का लिंक लगा दिया। तो इस तरीके से वो वाली इमेज मेरे इस HTML पेज के ऊपर शो हो रही है। ये था पहला तरीका जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन कोई इमेज लगा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अभी नेट नहीं है या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अब जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हम इमेज का एक अलग से फ़ोल्डर बना के रख लेते हैं, सारी इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास, जो जो हमने लगानी होती है अपने प्रोजेक्ट में। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो इमेज आपके लैपटॉप में पड़ी है, आपके पास डाउनलोड हुई पड़ी है, तो फिर आपने उस इमेज को यहाँ पे कैसे कॉल करवाना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाली, यहाँ से सेव इमेज का ऑप्शन है और इसको मैं डाउनलोड्स में सेव कर लेता हूँ। मेरे पास डाउनलोड में सेव हो गई। अब आपने काम ये करना है कि इस इमेज को आपने यहाँ से लेके आना है। ये इमेज पड़ी है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और जिस जगह आपकी इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी है ना, आपने उस जगह आ जाना है। ये मेरा HTML का फ़ोल्डर हो गया और ये इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी है। मैं आके यहाँ पे इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने इस इमेज को रीनेम कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये कार की पिक्चर थी, तो आपने कोई भी इसका नेम लिख लेना है, कार, या अगर कोई जंगल की पिक्चर है तो आप लिख लेंगे फॉरेस्ट। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, नेम कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब आपने यहाँ पे कार का नेम लिख लिया। अब ये आपने याद रखना है कि ये इमेज पड़ी किस जगह पे है। ये इमेज उसी फोल्डर में पड़ी है जिस फोल्डर में हमारी इंडेक्स वाली फ़ाइल पड़ी है, मतलब जिसमें HTML की फ़ाइल पड़ी। तो अब मैं इसको कॉल करवाता हूँ डॉक्यूमेंट को। अब SRC में क्या लिखूँगा, CAR, कार, बट अभी मेरे पास ये शो नहीं होगी। ये देखें, मैं अब इसको आके रिफ़्रेश करता हूँ
मेरे पास जस्ट ये निशान शो हो रहा है लेकिन इमेज शो नहीं हो रही, तो उसकी क्या वजह? भाईजान हमने HTML को मुकम्मल इंफॉर्मेशन बतानी है, हमने उसको फ़ाइल का नेम तो बता दिया कि भाईजान फ़ाइल का नेम कार है, लेकिन हमने उसको ये वाली एक्सटेंशन नहीं बताई कि ये JPEG की फ़ाइल है। अगर आपको यहाँ से एक्सटेंशन का नेम नज़र नहीं आ रहा तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है और यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि ये इमेज की कौन सी फॉर्म है। मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, शो हो रही होगी कहीं पे। हाँ सॉरी, ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। आपने इमेज की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है, ये इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ से आपको इमेज की नज़र आ रही होगी कि ये .jpeg JPEG फाइल है, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही अपने नोटपैड में आके इसके आगे लिखूँगा .jpeg JPEG और उसके बाद Ctrl+S करता हूँ, तो अब इस इमेज को मेरे पास यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। तो ये देखें, अब जैसे ही मैंने वो सिलेक्ट किया उस इमेज का साथ में जो एक्सटेंशन थी, तो मेरे पास शो हो गई। तो ये अब मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर अगर इमेज पड़ी है तो आपने उसको किस तरीके से लगाना है। अच्छा, बल्कि अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं, एक और बात भी अब समझ लें अभी से ही कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम इंडेक्स के फ़ोल्डर के अंदर इमेज नहीं रख रहे होते। हम यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं इमेज के नेम का, या कोई भी नेम आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, कोई इसमें आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। फ़ोल्डर एक बनाने के बाद सारी इमेज जो हम यूज़ करेंगे ना, वो हम उस फ़ोल्डर के अंदर रख रहे होते हैं। इस तरीके से अगर कोई और इमेज यहाँ फॉरेस्ट की आ जाती है, यहाँ बेबी की आ जाती है, यहाँ प्लेग्राउंड की आ जाती है, जो भी इमेज आएंगी हमने इस फ़ोल्डर के अंदर रखनी है। तो अभी तो मैंने आपको सिखाया कि अगर इसी इंडेक्स वाले फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है तो उसको आपने किस तरीके से कॉल करना है, वो तो आपको समझ आ गई। लेकिन हम ये कैसे कॉल करेंगे कि जिस फोल्डर में इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी है उसके अंदर एक इमेज का फ़ोल्डर है, उस इमेज के फ़ोल्डर के अंदर फ़लान नेम की फ़ाइल है, उसको आपने पिक करना है। तो उसका तरीका ये है, आपने इसको बड़े गौर से समझना है। अब डायरेक्ट अगर मैं ये जैसे लिखा हुआ है, नेम तो वही है, साथ में एक्सटेंशन भी वही है, लेकिन अगर मैं इसको Ctrl+S करके अब यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो अब मेरे पास वो इमेज शो नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि वो एक अब अलग फ़ोल्डर में पड़ी है। पहले मैं उसके फ़ोल्डर के नेम को कॉल करूँगा और उसके बाद ये फ़ाइल लिखूँगा। तो अब देखते हैं मेरे पास, अगर मैं फ़ोल्डर में देखता हूँ तो इंडेक्स के वाले फ़ोल्डर के अंदर पहले इमेज का फ़ोल्डर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कार से पहले लिखूँगा इमेज, IMAGES, एग्जैक्ट आपने स्पेलिंग लिखना है, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाऊँगा। फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद फिर मैं क्या लिखूँगा, इमेज को मैंने ओपन कर लिया। ये फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि हम ना हम इसको HTML के इस डॉक्यूमेंट को या हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि आपने जो इंडेक्स वाली फ़ोल्डर है उसके अंदर एक इमेज का फ़ोल्डर होगा, इमेज के फ़ोल्डर के अंदर आपने जाना है। अब ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसका मतलब है कि हम ब्राउज़र को ये गाइड कर रहे हैं कि आपने उसके अंदर जाना है। अब इसका मतलब है कि ये इमेज वाला जो फ़ोल्डर है उसके अंदर आ गया। अब उसके अंदर हम बता रहे हैं कि उसके अंदर फ़ाइल का क्या नेम होगा और उसकी क्या एक्सटेंशन होगी, आपने इसको कॉल करना है। तो ये देखें, अब जब हम फ़ोल्डर के अंदर आते हैं तो उसके अंदर ये कार नेम की है और इसकी JPEG आपको पहले बता चुका हूँ एक्सटेंशन। तो ये अब एग्जैक्ट लिखा हुआ है, पहले इमेज का फ़ोल्डर का नेम है, उसके अंदर आपने जाना है, उसके अंदर car.jpeg के नाम से फ़ाइल है, आपने उसको कॉल करना है। अब इसको मैं Ctrl+S करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और अब जब मैं इसको फ्रेश करूँगा तो अब उस इमेज को हमारे पास शो हो जाना चाहिए। तो ये अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आपने ऑनलाइन किस तरीके से कोई इमेज लगानी है, ऑफलाइन किस तरीके से लगानी है, किसी फ़ोल्डर के अंदर अगर पड़ी है तो आपको किस तरीके से कॉल करना है। अब जस्ट आपके कंसेप्ट के लिए मैं मज़ीद इसके अंदर अगर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, जस्ट आपको कंसेप्ट देने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके अंदर मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ ABC, एंटर, और उसके अंदर ये मैं फ़ाइल रख देता हूँ। तो अब आप बताएं इसके अंदर क्या चेंजिंग करनी होगी, मुझे खुद सोचें। सोच लिया? खैर अभी आप लाइव नहीं है, वरना मैं आपसे पूछता। अच्छा, अब सबसे पहले अब ज़रा यहाँ आके देखें, HTML का फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक इमेज का फ़ोल्डर है, ठीक है। ये हम ब्राउज़र को बता चुके हैं कि एक इमेज का फ़ोल्डर है, उसके अंदर अब हम इसको बताते हैं कि क्या होगा। अब खुद हम अंदर जाके देखते हैं, इमेज के अंदर
एक फ़ोल्डर है ABC का। अब हम इसको भी बताएंगे कि इमेज के अंदर जाओ, उसके अंदर फ़ोल्डर है ABC का, और फिर उसके अंदर आपने जाना है। अंदर जाने के लिए हम उसको क्या कहेंगे, /, उसके अंदर जाएंगे और फिर वहाँ से आपको car.jpg के नाम से एक फ़ाइल होगी, वो लिख दिया car.jpg, उसको आपने कॉल करना है। अब इसको मैं Ctrl+S करता हूँ और यहाँ से फ्रेश करता हूँ तो भी ये हमें इमेज शो होगी, क्योंकि हमने ये ठीक तरीके से किया हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी फ़ोल्डर के अंदर, अब चाहे 100 फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हो तो आपने 100 फ़ोल्डर के नेम बताने हैं, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ये वाला सारा, और उसके बाद लास्ट में आप उस फाइल का नेम लिखेंगे और आपकी ये फ़ाइल शो हो जाएगी। एक और चीज़ जो बहुत अहम चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आल्ट का टैग होता है, ALT, आल्ट। अब आल्ट निकला है अल्टरनेटिव से। मैं यार वो उन कंजर्वेटिव दोस्तों की तरह नहीं हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। बहरहाल जो काफ़ी यूट्यूबर मेरे भाई हैं या जो पढ़ाने वाले हैं, वो आपको क्या करेंगे, आपको नेम बता देंगे, आपने SRC लिखना है, आपने ALT लिखना है। वो इस तरीके से ना आपके दिमाग के अंदर चीज़ें नहीं बैठती। लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं अब जैसे SRC है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सोर्स लफ्ज़ से निकला है, तो इससे क्या है कि आपके जहन में थोड़ा बैठ जाएगा। अब ये आल्ट टैग है तो आपने आल्ट बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये निकला कहाँ से, अल्टरनेटिव से। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, मुतबादिल, किसी चीज़ के बदले में, किसी चीज़ के बदले में। अब हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि अगर ये जो मैंने सोर्स दिया है, इस सोर्स के अंदर कोई इशू है, मतलब मैं अपनी लोकेशन सही नहीं दे पाया, या अगर मैंने कोई ऑनलाइन इमेज लगाई थी वो ऑनलाइन इमेज वहाँ से डिलीट हो गई, अल्टर हो गई, तो उसका अल्टरनेटिव आपने टेक्स्ट क्या लिखना है, मतलब आप लोगों को क्या बताओगे कि इस जगह कौन सी इमेज थी। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, मैं अल्टरनेटिव इसके बताता हूँ। जैसे ये कार की इमेज है ना, तो मैं इधर लिखता हूँ कार इमेज लिख लें या कुछ भी लिख लें, कार इमेज। तो अब ये देखें, मैं इसकी लोकेशन में ना थोड़ा बहुत गलती कर देता हूँ ताकि ये इमेज सही शो ना हो। तो जब भी इमेज सही शो नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ये हमें आल्ट टैग शो होगा, ताकि यूज़र्स को पता चले कि ये जो इमेज हमें शो नहीं हो रही ये किस चीज़ की इमेज थी। तो आप ये खुद अभी एक्सपीरियंस करेंगे। अभी तो ये इमेज शो हो रही है ना, लेकिन जैसे ही मैं इसको फ्रेश करता हूँ तो वो इमेज शो नहीं हो रही, लेकिन उसके आगे ये टेक्स्ट शो हो रहा है। अब इससे पता क्या चल रहा है कि यहाँ पे एक कार की इमेज थी, लेकिन वो लिंक ब्रोकन है या कोई इशू आया हुआ है, तो इस वजह से वो हमारे पास इमेज शो नहीं हो रही, बट ये एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारे पास लाजमी शो हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज़र को बताने के लिए होता है कि ये किस चीज़ की इमेज थी, लेकिन दरअसल ये होता SEO के लिए है कि हम SEO में सर्च इंजन को बता रहे होते हैं कि ये किस चीज़ की इमेज है। तो ये आल्ट का टैग भी मैंने आपको बता दिया, साथ में बोनस पॉइंट समझ लें। तो मुझे लगता है यार वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और आपने लाजमी बताना है कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। मुझे वैसे आपके कमेंट से कोई लालच नहीं है या व्यूज़ वगैरह से, बट मुझे ये आपने लाजमी बताना है आज की इस वीडियो में, अगर आपने पूरा देखा है, कि आपको मेरा तरीका पढ़ाने का समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे कोई चेंजिंग करनी है या कोई भी मज़ीद किसी किस्म का इशू है तो आप मुझे इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप का लिंक मौजूद है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए यार इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।